हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड बॉडी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रॉड है उसको अगर हमने कॉर्नर से एज से फिक्स्ड कर दिया और उसके बाद अगर उसमें हमने टेम्परेचर दिया तो उसमें किस तरीके से स्ट्रेस डेवलप होगा। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, एक रॉड है। इस रॉड को हमने यहाँ पर एक वॉल पे फिक्स कर दिया, कहीं पर भी इसको हमने फिक्स्ड कर दिया, इस एंड पे भी फिक्स्ड कर दिया और इस एंड पर भी हमने इसको फिक्स्ड कर दिया। ये हमने इस रॉड को दोनों तरफ से फिक्स्ड कर दिया। अब इस रॉड की कुछ लेंथ है, मान लीजिए एल है। ठीक है ना, एल नॉट मान लो, मतलब ओरिजिनल लेंथ ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, और यहाँ पर इसका चलो एल ही मान लेते हैं इसमें, और मान लीजिए इसका कुछ टेम्परेचर होगा, यहाँ पर टी होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब जब हमने यहाँ पर टेम्परेचर राइज करा, तो जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा तो रॉड की क्या प्रॉपर्टी है? रॉड की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपांड करना चाहेगा, लीनियर एक्सपांशन होना चाहेगा उसके अंदर, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि ये इधर फोर्स लगाएगा एक्सपांड होने के लिए और ये वॉल इस पर इधर फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो स्ट्रेस हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको किस तरीके से करें। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 2-3 पार्ट में करते हैं, एक एक करके हम देखते हैं कि अगली स्टेप क्या होगी, वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये एक्सपांड होना चाहता है तो हम इसको पहले एक्सपांड होने देंगे। हम ये मानेंगे कि हम इसके कॉर्नर से हटा लेंगे, हम इसको एक्सपांड होने देते हैं। फिर एक्सपांड जब ये हो जाएगा फिर हम वॉल को इंट्रोड्यूस करके फिर उस पर हम स्ट्रेस का फोर्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला केस तो ये मान लेते हैं। दूसरा केस मान लो कि ये रॉड है, सेम लेंथ की रॉड है। ठीक है ना, और इसको ये एल है और यहाँ पर अभी टेम्परेचर टी है। ठीक, अब हमने कहा कि ये एक्सपांड होने देते हैं इसको, यहाँ से हमने वॉल को हटा दिया अभी, तो इसको एक्सपांड होने देते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप में ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में मान लीजिए यहाँ पर फिक्स्ड है एक कॉर्नर पे इसका, मान लीजिए यहाँ पर ये और फिक्स्ड, यहाँ पर हमने रॉड ली और यहाँ पर हमने इसका टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कर दिया। टेम्परेचर इसका हमने कुछ बढ़ा दिया, टी प्लस डेल्टा टी करा। जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन होगा तो ये मान लीजिए कि एक्सपांड होकर ये यहाँ तक आ गया। ये इसमें एक्सपांशन कितना हो गया? डेल्टा एल एक्सपांशन हो गया। ये है आपके पास एल। यहाँ तक समझ में आ गया। थर्ड स्टेप हो गई। अब एक्सपांड हो गया, लेकिन हमें तो फाइंड करना है स्ट्रेस। हमें क्या फाइंड करना है? स्ट्रेस। अब हम क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे हमने वॉल को लेकर आए और वॉल को पुश करके यहाँ पर लेकर आए, तो पुश करेगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो यहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा। तो फोर्थ वाली जो स्टेप रहेगी उसमें हमने कहा कि भाई ये जो रॉड है ये यहाँ पर, फिर हम वॉल लेकर आ गए और ये यहाँ पर प्रेशर। तो देखिए टेम्परेचर तो हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर तो वही रहेगा, बढ़ा दिया तो, और लेंथ फिर क्या हो गई? एल। यहाँ पर क्या हो गई थी? लेंथ एल प्लस डेल्टा एल, ये डेल्टा एल और ये एल प्लस डेल्टा एल। तो लेंथ यहाँ पर कितनी हो गई? एल। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास 4 केस बन गए। पहले केस की तरफ ले गया, जैसा फर्स्ट था वैसे ही ये बन गया, सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया और इसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप हो गया। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए सेकंड से थर्ड वाले पार्ट में जब हम आते हैं, सेकंड से थर्ड वाले पार्ट की तरफ हम जब आते हैं तो हमें क्या दिखता है? लीनियर एक्सपांशन होता हुआ दिखता है। और जब हम थर्ड से फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है? स्ट्रेस लगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस के कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। आप लोगों ने पढ़े हैं इलास्टिसिटी में। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हम जानते हैं, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। और स्ट्रेन क्या होता है? और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है यंग्स मॉडुलस इंटू चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये याद रखना है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेस को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप पढ़ के आ चुके हैं, है ना। स्ट्रेस को क्या लिखते हैं? स्ट्रेस मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम जानते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है, जितना स्ट्रेन बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा। इनके बीच में यंग्स मॉडुलस का रिलेशन होता है, वाई उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको कुछ याद रखना है। चलिए फिर से यहाँ पर आते हैं। अब सेकंड से थर्ड में हम क्या देख रहे हैं कि सेकंड से थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है? लीनियर एक्सपांशन हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा सेकंड पे
कि लीनियर एक्सपांशन जो इसमें हुआ, तो देखिए फ्रॉम सेकंड टू थर्ड केस लीनियर एक्सपांशन हुआ। तो लीनियर एक्सपांशन का मतलब हम जानते हैं कि लीनियर एक्सपांशन कितना होता है, चेंज इन लेंथ कितना होता है, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। भाई ये क्या है, ये चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ क्या है, ये ओरिजिनल लेंथ ये, तो डेल्टा एल कितना जाएगा, एल इंटू अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा क्या है, यहाँ पर एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पर एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, आप जितना टेम्परेचर इसमें चेंज करेंगे। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं चेंज करके, चाहे तो डेल्टा एल बाय एल, मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँ, ये हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, ये स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेन किसके बराबर आ गया, अल्फा डेल्टा टी के, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन मिल गया। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कि कितना इसमें चेंज ऑफ लेंथ हो रहा है। अब जब हम बात करते हैं फ्रॉम केस थर्ड टू फोर्थ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जब इसका टेम्परेचर राइज करा था तो इसको हमने इधर पुश करा था, मतलब वहाँ पर स्ट्रेस आया था। और हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, जैसा यहाँ पर मैंने बताया था। तो स्ट्रेस यहाँ पर कितना आ जाएगा, स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन कितना हो जाएगा आपके पास में, डेल्टा एल बाय एल। तो एक फॉर्मूला तो ये मिल गया आपको, एक फॉर्मूला तो डायरेक्ट ये मिल गया, y इंटू डेल्टा एल बाय एल। और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिख सकते हैं इसको हम स्ट्रेस को, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में जिस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी उस तरीके के फॉर्मूले हम यूज़ कर लेंगे। अगर हमें चेंज इन लेंथ और यंग्स मॉडुलस दिया है तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें अल्फा और डेल्टा टी के रेस्पेक्ट में दे दिया चेंज इन टेम्परेचर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस, और डेल्टा एल बाय एल को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमसे फोर्स पूछ लिया, टेंशन पूछ लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को और क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमको एक और फॉर्मूला मिल गया, ए इंटू यंग्स मॉडुलस और अल्फा डेल्टा टी। तो देखिए हमारे पास ये स्ट्रेस निकालने के इतने फॉर्मूले आ गए। आई बात समझ में, मतलब ये 1 2 3 ये सब एक ही चीज़ है, लेकिन अगर अलग अलग तरीके से पूछे क्वेश्चन में, जैसे हमें अगर स्ट्रेस पूछना है और हमें सिर्फ स्ट्रेन दे दिया, डायरेक्ट स्ट्रेन दे दिया, या चेंज इन लेंथ दे दिया, यंग्स मॉडुलस दे दिया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें लीनियर कोफिशिएंट दिया हो और चेंज इन टेम्परेचर दिया हो तो हम ये वाला रिजल्ट लगा लेंगे। अगर हमें फोर्स पूछा हो या टेंशन पूछा हो तो हम यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले हो गए। तो यही है स्ट्रेस का फॉर्मूला, यहीं से हम निकाल सकते हैं थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड बॉडी। अब इस पे लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन, चलिए तो नोट करें इसको। चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 1.8 मीटर इज हेल्ड टॉट एट 27 डिग्री सेल्सियस with little tension between 2 rigid supports. If the wire is cooled at a temperature of -30 degree Celsius, what is the tension developed in the wire if its diameter is 2 mm? Coefficient of linear expansion दे रखा है ब्रास का और यंग्स मॉडुलस दे रखा है। मतलब क्या है, क्या क्या गिवन दे रखा है, L दे रखा है, ओरिजिनल लेंथ 1.8 मीटर, ठीक है। उसको हमने टेम्परेचर T1 इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर कुछ उसमें टेंशन है। फिर वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर को आपने कम कर दिया, कितना कम कर दिया, -39 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि टेंशन कितना डेवलप होगा, ठीक है ना। टेंशन के वर्ड पर ध्यान देना, इन द वायर इफ़ इट्स डायमीटर इज़ 2 मिलीमीटर, और डायमीटर अगर दे दिया है 2.0 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो मिलीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.0 × 10⁻³ और यहाँ जाएगा मीटर, ठीक है। और लीनियर कोफिशिएंट दे रखा है कितना, 2.0 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। और क्या दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 0.91 × 10⁻11 पास्कल। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज़ द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर, मतलब वो जो उस पर था 27 डिग्री पे था, उसको अगर हमने टेम्परेचर कम करा तो क्या स्ट्रेस उस पर आएगा। तो देखिए टेंशन पूछा है, मतलब स्ट्रेस, मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था टेंशन निकालने का। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला एक क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है y इंटू स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या क्या चीज़ें
हैं उस पर हमें बात करना है, ठीक है ना। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है भाई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपके पास में 27 माइनस माइनस 39। तो टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना हुआ, 66 डिग्री सेल्सियस का। मतलब टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है ना, तो 27 से माइनस 39 तक आप जाएंगे तो कितना चेंज करा, 27 तो ये और 39 ये, 66 डिग्री का चेंज हुआ। तो 66 डिग्री का चेंज हुआ टेम्परेचर में। अब हमें जो गिवन कंडीशन दी है उसके हिसाब से हमें जो फॉर्मूला लगाना है, पहले हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस हम जानते हैं y इंटू स्ट्रेन होता है। y क्या, यंग्स मॉडुलस दे रखा है हमको, यंग्स मॉडुलस। और क्या लगा सकते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी मैंने बताया था टेंशन, टेंशन क्या है, टेंशन फोर्स। तो स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये यंग्स मॉडुलस। और स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें फोर्स का जो फॉर्मूला मिलेगा, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल, इस फॉर्मूले पे हमें काम करना है, इस फॉर्मूले पे हमें काम करना है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वांटिटी है। क्या हमारे पास यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस हमारे पास है, मतलब इसकी वैल्यू तो है। क्या हमारे पास एरिया है, हमें डायरेक्ट एरिया गिवन नहीं दिया हुआ है तो हमें पहले एरिया निकालना होगा। चलो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। वायर है ना, ब्रास वायर है, उसका डायमीटर दे दिया है तो उसका हमें एरिया निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, हमें डायमीटर के टर्म में दे रखा है। तो रेडियस क्या होता है, d/2। तो ये कितना हो जाएगा, d/2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 इंटू डायमीटर। डायमीटर कितना है आपके पास में, डायमीटर है 2.0 इंटू 10⁻³ रेस्ट टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाय 4। भाई ये डायमीटर है, इसका स्क्वायर कर दिया 2 इंटू 10⁻³ और नीचे 2 का स्क्वायर करके 4 लिख दिया। तो ये हमारे पास आगे आ गया, ये हमारे पास आ गया एरिया। अभी इसको यहीं पर इतना ही लिखो, आगे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एरिया आ गया। तो ये मिल गया, ये मिल गया। अब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या होता है भाई, चेंज इन लेंथ होता है ओरिजिनल लेंथ इंटू लीनियर कोफिशिएंट इंटू डेल्टा टी। यही फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ का। चेंज इन लेंथ क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एल क्या हो जाएगा, ये सारे फॉर्मूले पढ़ के आए हम, अभी पढ़ा था। तो एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ 1.8 इंटू अल्फा, अल्फा क्या गिवन दे रखा है हमको, ये 2.0 इंटू 10⁻⁻5 और इंटू में क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 66, ये यहाँ पर 66। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्स का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कितना है 0.91 इंटू 10⁻11 इंटू एरिया, एरिया कितना है 3.14 इंटू 2 इंटू 10⁻³ और इसका स्क्वायर, ठीक है। एरिया भी हो गया और नीचे अपॉन में कितना है 4। और चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी आ जाएगी 1.8 इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁻5 इंटू में 66, ठीक है ना। 1.8 इंटू 2.0 10⁻⁻5 इंटू 66 अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1.8। क्लियर हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए अब देखिए 2 का स्क्वायर, ये देखो 2 का स्क्वायर है ना, ये 2 का स्क्वायर क्या है 4। तो ये इसको मैं ऐसा लिख दूँ, ये कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पर देखिए ये 1.8 और ये 1.8 भी कैंसिल हो गया। अब आपको क्या क्या मिल रहा है उस पर हम देखते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, डेसिमल को 0.91 इंटू, इसको मैं लिख लेता हूँ 3.14, ये भी हो गया, ये हो गया। यहाँ पर से हम लिख लेते हैं 2 इंटू 66, 2 इंटू 66 इंटू, अब क्या बच रहा है 10⁻11 इंटू 10⁻³ और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और इंटू 10⁻⁻5। तो फोर्स कितना मिल रहा है, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3.14 इंटू 0.1991, 0.91, ये कितना हो जाएगा 4, ये 1, ये 3, ये कितना हो जाएगा 36, 6 यहाँ पर 3 और 9 3 12 और 1 2 9 17, ये 28 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 0 0 और 0।
तो ये हो जाएगा आपके पास में 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये 8, ये 2 और 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2.8। ये कितना जाएगा 2.857, ठीक है ना। एक 2 या 3 डिजिट तक चलेगा, अप्रॉक्सीमेशन हम ले लेंगे। इनटू में ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 130, तो ठीक है ना, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 12 और 1 13, 132 इंटू देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 10⁻11 और ये -6 और -5, तो ये 10⁻11 और ये भी 10⁻11। भाई हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो 11 और ये -11, 11 की पावर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन हो गया अपना, हमें टेंशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम आगे कर लेंगे। चलिए तो हमको क्या मिलता है अब, फोर्स हमको मिलता है यहाँ पर, इसका ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो कि तो कितना हो जाएगा 132 में 2.85 कितना हो जाएगा 10 कैरी 1 15 16 1 5 और 1 6, ये कितना हो जाएगा 16 6 कैरी 1 8 16 24 और 1 25 2 8 9 10, ये कितना हो जाएगा 4 6 2, ये 0 12 1 7 5 12 12 और 4 16 6, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ये 1 2, ये हो जाएगा आपके पास में 3.376.20, ठीक है। तो फोर्स जो आ जाएगा वो हो जाएगा 3.76 इंटू 10⁻², ठीक है ना, न्यूटन फोर्स है ना। टेंशन मतलब क्या है, फोर्स, तो इसका आंसर कितना आ गया न्यूटन। तो ये इसका आंसर है 3.76 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो नोट करें, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि हमने जो क्वांटिटी वो सब लिख ली, उसके बाद फिर हमने सब जो फॉर्मूला लगाया, हमने पूछा गया था टेंशन पूछने का मतलब है कि हमसे पूछा गया था फोर्स, ठीक है ना, फोर्स मतलब टेंशन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने लगाया, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया y इंटू डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से फोर्स कितना मिल गया, यंग्स मॉडुलस ए डेल्टा एल बाय एल, ए की वैल्यू निकाली यहाँ से हमने, ये एरिया निकाला यहाँ से, चेंज इन लेंथ निकाला, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करा और सॉल्व करो। तो नोट करें इसको, फिर हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। एक रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, उसको हमने 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा। फाइंड द फ्री एक्सपांशन ऑफ द रॉड इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 50 डिग्री सेल्सियस। अगर उसका 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करा तो उसका फ्री एक्सपांशन बताइए, कितना एक्सपांशन हो रहा है। और आगे उन्होंने कहा कि स्ट्रेस फाइंड आउट करें, जबकि व्हेन द रॉड इज फुली प्रिवेंटेड टू एक्सपांड। अब उसको उन्होंने फिक्स्ड कर दिया, रॉड को एक्सपांड नहीं होने दे रहे हैं बिल्कुल भी, तो वहाँ पर उसका स्ट्रेस बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है कि परमिटेड टू एक्सपांड 0.4 मिलीमीटर, और उन्होंने कहा कि फिर 0.4 तक तो एक्सपांड होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 के बाद अगर एक्सपांड होती है, जैसे 5 6 7 तक जाती है, मतलब 9 तक, तो वहाँ पर उसका क्या स्ट्रेस बनेगा वो फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन 2, सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। रॉड दे रखी है हमको, 2 मीटर की लेंथ दे रखी है, ठीक है। टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है T1 20 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 - 20 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमें पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन फाइंड स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन द रॉड इज। सबसे पहले पूछा है कि फाइंड द फ्री एक्सपांशन, मतलब फ्री एक्सपांशन बताइए। तो फ्री एक्सपांशन का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, फ्री एक्सपांशन मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ, तो हो जाएगा L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यही तो फॉर्मूला होता है फ्री एक्सपांशन का बेटा। ये तो हम तीसरे चौथा लेक्चर है, आपको पता ही होगा थर्मल एक्सपांशन का। तो फ्री एक्सपांशन का फॉर्मूला क्या होता है, L अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा L कितना है 2, ठीक है ना, और M अल्फा कितना है, अल्फा में गिवन दे रखा है ये अल्फा 15 इंटू 10⁻⁻6, और चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है 30, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 30। तो फ्री एक्सपांशन कितना हो गया, ये कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 30, 15 इंटू 2 30, 30 और 30 900, तो हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻6। और क्या लिख सकते हैं, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻6। तो डेल्टा L कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4, किस में है ये, मीटर में है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 मिलीमीटर।
0.9 मिलीमीटर तक में चेंज आ सकता है उसकी लेंथ में। भाई ये 9 × 10⁴ ये इसमें मीटर में आंसर है, तो मीटर इसको कन्वर्ट करके मिलीमीटर में लिखेंगे तो 0.9 मिलीमीटर। तो ये चेंज आएगा उसकी लेंथ में फ्री एक्सपांशन में। ये हो गया आपके पास में फ्री एक्सपांशन। ठीक है, चलिए, तो ये तो पहली बात का जवाब हो गया। अब हम आते हैं कि वो कह रहे हैं कि फुली प्रिवेंटेड टू एक्सपांड। ठीक है ना, ए पॉइंट वो कह रहे हैं कि फुली प्रिवेंटेड टू एक्सपांड मतलब जो एक्सपांड जो आपने हीट दिया, टेम्परेचर दिया, तो उसमें वो बिल्कुल भी एक्सपांड नहीं होना है, उसको बिल्कुल भी एक्सपांशन नहीं होना है, मतलब वहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा। और स्ट्रेस आ जाएगा तो हम स्ट्रेस जानते हैं, स्ट्रेस आ जाएगा तो स्ट्रेस क्या होता है, y इंटू स्ट्रेन होता है। क्या होता है, y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेस कितना मिल रहा है आपको, यंग्स मॉडुलस कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻11, ठीक है, इंटू चेंज इन लेंथ। अब ठीक है, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितनी आ रही है, 0.9। कितनी आ रही है आपके पास में, 0.9, और एल कितना है, 2। तो ये मिलीमीटर में था तो उसको मीटर में ही रहने दो, अभी हमने मिलीमीटर में करा, इसको मीटर में रहने देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻4, ये भी मीटर में और ये लेंथ भी मीटर में, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेस आपको कितना मिल गया, स्ट्रेस हमको मिल गया 9 × 10⁻7, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना स्ट्रेस मिल रहा है आपको, 9 × 10⁻7, ठीक है, ओके। चलो नोट करो, इसके बाद फिर हम लेते हैं थर्ड वाला पार्ट, इसके बाद हम लेते हैं बी वाला पार्ट, नोट करें इसको। अब बी वाले पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, बी वाले पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि परमिटेड टू एक्सपांड 0.4 मिलीमीटर, मतलब 0.4 मिलीमीटर तक तो उसको एक्सपांड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.4 के बाद एक्सपांड होने में प्रॉब्लम है। तो परमिटेड कहाँ तक लिखा है हमें, परमिटेड टू एक्सपांड 0.4 मिलीमीटर, मतलब स्ट्रेस कहाँ पर लगेगा, स्ट्रेस ऑफ लेंथ पे कहाँ लगेगा, स्ट्रेस ऑफ लेंथ कितना बचेगा, 0.9 में से इस 4 को हटा दो तो कितने, 0.5 मिलीमीटर इतनी लेंथ पर आपको अब स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो वही स्ट्रेस फाइंड करना है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन। क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस कितना है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 2 × 10⁻11, ठीक है ना, ये हो गया यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻11। अब देखिए चेंज इन लेंथ में चेंज कितना हो रहा है, ये 0.5 पे निकालना है आपको, तो डेल्टा एल को लिखेंगे हम L × अल्फा × डेल्टा टी, ठीक है ना। या एक काम करो ना, इसमें हम बस है ना, ये डेल्टा एल ही तो है, ये चेंज इन लेंथ, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.5 / 2, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2, लेकिन ये मीटर में है और ये मिलीमीटर में, तो इसको भी मैं मीटर में लिख देता हूँ, 5 × 10⁻⁻4। ये किस में आ गई भाई, मिलीमीटर में है ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻4, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिला आपको, 5 × 10⁻7 स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको, इसको नोट करें। इसके बाद हमको लेना है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड में किस तरीके से थर्मल एक्सपांशन होता है वो हमको देखना है। चलो नोट कर लो इसको, फिर हम देखते हैं। चलिए अब हमें यहाँ पर देखना है नया टॉपिक, थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड में थर्मल एक्सपांशन किस तरीके से होता है। देखिए हम सभी जानते हैं कि लिक्विड को हीट देने के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है।
अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई आप जब हीट देंगे लिक्विड को तो सबसे पहले कंटेनर गर्म होगा, जब कंटेनर में सफिशिएंट हीट जाएगी उसके बाद फिर कंटेनर से लिक्विड में हीट जाएगी। तो जब हम देखते हैं कि अब लिक्विड में क्या चेंज हो रहा है तो एक्चुअली वहाँ पर सिर्फ लिक्विड में चेंज नहीं होता है, वहाँ पर पहले कंटेनर में चेंज होगा, क्योंकि कंटेनर क्या है, वॉल्यूम सॉलिड का बना होगा और सॉलिड में एक्सपांशन होता है। तो यहाँ पर दो एक्सपांशन एक साथ हो रहे होंगे, एक कंटेनर में और एक लिक्विड में। तो किस तरीके से हमें यहाँ पर अपैरेंट मिलेगा, मतलब एक तो हमें अपैरेंट दिखेगा जो हो रहा है, लेकिन हमें वो भी पता होना चाहिए कि जो हम हो नहीं रहा है, मतलब हो रहा है पर हमें दिख नहीं रहा है। बात समझ में आई? जैसे हम दूध गर्म करते हैं, ठीक है ना, हम दूध गर्म करते हैं तो हम किसी कंटेनर में उसको दूध गर्म करते हैं, तो जब हमने हीट टेम्परेचर देते तो हमको दिखाई देता है उसका वॉल्यूम ऊपर आता हुआ, ठीक है ना, दूध ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, एक्सपांड होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हीट तो कंटेनर को भी पहुंची, इसका मतलब कंटेनर भी एक्सपांड तो हो रहा होगा, लेकिन कंटेनर क्या हमको दिखाई देता है एक्सपांड होता हुआ? नहीं दिखाई देता है। तो यही आज हमको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम होगा कंटेनर का V0। जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम का हमने इसमें लिक्विड भर दिया, ठीक है ना। अब वो वाटर हो, लिक्विड में कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी लिक्विड हो, हाँ जनरली हम वाटर लेते हैं, कुछ भी आप ले लें। तो एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V0 है, उतने ही वॉल्यूम का हमने लिक्विड इसके अंदर फिल कर दिया, ध्यान देना उतने ही वॉल्यूम का। अब अगर ये एक कंटेनर है तो इसका कुछ वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट भी होगा, तो मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है गामा C, मतलब वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर। और अगर लिक्विड है तो लिक्विड का भी कुछ वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, वो हमने मान लेते हैं गामा L। और हम ये बात जानते हैं कि गामा L ज़्यादा होता है गामा C से। भाई लिक्विड का जो वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के बनिस्बत। क्यों? क्योंकि लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड होता है, जाहिर सी बात है ना। वो आगे एक देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, नहीं तो केस अभी आगे ऐसे भी आते हैं कि गामा L अगर लेस देन गामा C हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसा केस बहुत कम है और पूछे जाने की संभावना भी कम है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, कम होता है। और अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, मतलब जितना कंटेनर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये दो केस हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लेना आप लोग ऐसी। लेकिन हमारा जो मेन है जनरली हमको यही मिलता है कि गामा L इज़ ग्रेटर देन गामा C होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक भी सही। अब हमें निकालना है कि इनमें क्या रिलेशन है। तो जब हमने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है ना, व्हेन वी गिव टेम्परेचर ऑफ दिस कंटेनर व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इसके वॉल्यूम में चेंज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल, हम लिखेंगे फाइनल चेंज इन लिक्विड, लिक्विड में कुछ फाइनल चेंज होगा। क्या फाइनल चेंज होगा, तो मैं लिखूंगा ना चेंज इन वॉल्यूम, है ना, फाइनल चेंज इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा T। ये आया आपके पास पहला रिलेशन। भाई यही चेंज होता है ना, किसी का एक्सपांड करते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है, यही चेंज आता है, ठीक है ना। अच्छा इसको मैं ऐसा लिखूंगा, चेंज बताना है ना, हीटिंग के बाद बताना है, फाइनल नहीं बताना, हीटिंग के बाद बताना है, हीटिंग के बाद बताना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, V0 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड और डेल्टा T, ये फर्स्ट रिलेशन लिखूंगा। उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनल चेंज ऑफ, फाइनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर का जो वॉल्यूम चेंज होगा उसको आप लिखेंगे VC, ये हो जाएगा V0 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा T। ये हमने ले लिया सेकंड रिलेशन, ठीक है। अब ये हमने इसका, ये लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा और ये कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा। अब जाहिर सी बात है कि जब लिक्विड का अगर वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होगा, ज़्यादा तेज़ी से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये एक समय बाद अगर सेम टेम्परेचर आप देते जाएंगे तो ये यहाँ से ओवरफ्लो हो जाएगा। ये कितना ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम
ये हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ओवरफ्लो, ठीक है ना, वॉल्यूम ओवरफ्लो, वॉल्यूम ओवरफ्लो कितना ओवरफ्लो हो जाएगा, कितना ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ओवरफ्लो हो जाएगा ये वॉल्यूम, ये ओवरफ्लो, OF मतलब ओवरफ्लो, कितना हो जाएगा, चेंज फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। भाई देखिए कितना ओवरफ्लो होगा, ये ओवरफ्लो कितना होगा भाई, टोटल जितना लिक्विड का वॉल्यूम है वो उसमें से माइनस कर दो आप कंटेनर का, उतना ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ओवरफ्लो इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमने अभी क्या निकाला था, V0 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी माइनस V0 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा V ओवरफ्लो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए V0 कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बचा 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड डेल्टा टी माइनस 1 माइनस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर और डेल्टा टी। यहाँ से चलो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ओवरफ्लो, ये V0, यहाँ से डेल्टा टी कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा गामा L और ये हो जाएगा गामा C और यहाँ पर डेल्टा टी। ठीक है, ये है आपके पास ओवरफ्लो का फॉर्मूला। यहाँ पे हम ओवरफ्लो से इस तरीके से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा डेल्टा ओवरफ्लो इक्वल्स टू V0 ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट, ये क्या है अपेरेंट और ये क्या है डेल्टा टी। बात समझ में आ रही है आपको, अपेरेंट क्यों लिखा है, अपेरेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये होता हुआ दिखाई देता है। हम क्या कहते हैं, जब हम देखते हैं कि यार कितना वॉल्यूम बढ़ा तो हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ा उसको तो हम माइनस ही कर देते हैं, उसको तो हम नेग्लेक्ट करते हैं ना। तो हमको ये अपेरेंट मतलब यही दिखाई देता है कि भाई उसको तो हटा दिया, तो इसी को हम बोलते हैं अपेरेंट। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड माइनस कोफिशिएंट ऑफ कंटेनर। ठीक है ना, ये भी एक फॉर्मूला हमारे काम का है। तो इस तरीके से यहाँ से हम ओवरफ्लो का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और रियल कितना हो रहा है, अपेरेंट कितना हो रहा है वो हम देख सकते हैं। तो इसमें रियल कितना हो जाएगा, अगर रियल की बात करेंगे तो इसको आप अपेरेंट को इसमें लेकर आ जाएं तो ये कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड हो जाएगा गामा अपेरेंट प्लस गामा कंटेनर। इस तरीके से आप यहाँ इन 2-3 फॉर्मूले से जो हमसे पूछा जाएगा हम वो कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ तक अंदाज़ा समझ में आ गया होगा कि जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं किसी कंटेनर में तो पहले कंटेनर गर्म होता है, कंटेनर गर्म होता है, फिर जब सफिशिएंट हीट पहुंच जाती है उसके बाद फिर लिक्विड तक जाती है। जब लिक्विड बढ़े मतलब लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा तब तक कंटेनर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो हमें निकालना है यहाँ से कि ओवरफ्लो होने की क्या कंडीशन होगी। तो हमने कहा कि भाई पहले वॉल्यूम निकालो, फाइनल वॉल्यूम, फिर लिक्विड निकाल लो और फिर ओवरफ्लो की कंडीशन क्या होगी, तो लिक्विड में से कंटेनर को माइनस कर दो। तो ये हमने सॉल्व करा, हमको ये रिलेशन मिला, इसको आप नोट करें। अब इसी बेस्ड हम लेते हैं क्वेश्चन, नोट करें इसको। चलिए यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है हमारे पास। 250 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक 250 सेंटीमीटर क्यूब के जो वॉल्यूम की बॉटल है उसको वाटर से फिल्ड कर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस पे। फिर वो कह रहे हैं कि द बॉटल एंड द वाटर आर हीटेड टू 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करा, दोनों को, वाटर और उसके अंदर जो बॉटल और उसके अंदर वाटर को। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मच वाटर रन्स इफ, तो रन्स ओवरफ्लो कितना हो जाएगा वहाँ से वाटर। 2 केस दिए हैं, अगर बॉटल का एक्सपांशन आप इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो। पहले दे दिया कि नेग्लेक्ट कर दिया कि बॉटल का एक्सपांशन आप हटा दो, और दूसरे में बोला है कि इंक्लूड करो। तो देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया हुआ है उसको आप नोट कर ले। हमें वॉल्यूम दे रखा है, ओरिजिनल वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम दे रखा है कितना 250 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का सेम है भाई, जितना बॉटल का है उतना ही लिक्विड का है, तो ये तो दोनों का सेम हो गया। और टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T2 माइनस T1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 60 माइनस 50, तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस कितना दे दिया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बाकी आपको बीटा दे रखा है और गामा दे रखा है। ये बीटा क्या है, ये बीटा है आपके पास में, ये बीटा ऑफ ग्लास है, ठीक है ना, ये ग्लास है, मतलब ग्लास का एरियल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन दिया है। बात तो ध्यान रखें, हमने 3 कोफिशिएंट पढ़े हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा किसके लिए होता है, लीनियर के लिए, बीटा किसके लिए होता है, एरियल के लिए, और गामा किसके लिए होता है, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये हमें बीटा दिया है, ग्लास का एरियल एक्सपांशन दिया है,
ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पहले वाला जो केस है उसके हम बात करते हैं। एक्सपांशन ऑफ द बॉटल इज नेग्लेक्टेड, तो हमें निकालना क्या है, वाटर ओवरफ्लो। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि वाटर ओवरफ्लो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी बताया था मैंने, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास बॉटल या फिर बॉटल लिख दो, ठीक है। तो वाटर ओवरफ्लो, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर का फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वो हम जानते हैं फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही होता है ना। अरे भाई फाइनल वॉल्यूम मतलब जो चेंज होने के बाद में कितना हो जाएगा, चेंज होने के बाद में हो जाएगा आपके पास में V0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पर जाएगा गामा, है ना, वॉल्यूमेट्रिक है तो यहाँ पर कितना जाएगा गामा, तो यहाँ पर भी कितना जाएगा, ये गामा ऑफ ग्लास और सॉरी ये गामा ऑफ वाटर है ना, गामा ऑफ वाटर, उसी तरीके से माइनस ये कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तो ये हो जाएगा V0 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखिए पहले वाले केस में हमसे कहा है कि जो बॉटल का एक्सपांशन है उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर V0 लिखा मैंने 1 प्लस गामा वाटर डेल्टा टी लिखा, माइनस V0 लिखा माइनस V0 गामा जी और डेल्टा टी। तो देखिए अगर वो कह रहे हैं कि बॉटल का आपको एक्सपांशन नेग्लेक्ट करना है, तो बॉटल का एक्सपांशन क्या हुआ, ये तो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ये है एक्सपांशन ऑफ बॉटल, भाई यही तो है एक्सपांशन ऑफ बॉटल, क्या होगा, डेल्टा V कितना हो जाएगा, V इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, सॉरी गामा यहाँ पे, तो यही ये क्या है, ये एक्सपांशन करा है, ये एक्सपांशन है। तो हमें वो कह रहे हैं कि इसको हटा दो आप, वो क्या कह रहे हैं कि इतने पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये हमने हटा दिया इसको, ठीक है, ये बचा। अब यहाँ से V0 कॉमन ले लो, तो V0 कॉमन ले लिया, कितना बचा, 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी माइनस 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। अब इनकी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो V0 मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, 250 सेंटीमीटर क्यूब इंटू ये क्या है, ये वाटर का कोफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है 60 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10, ये हो गया 10, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, जरा इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 और 60 कितना हो जाएगा, 150, ये हो जाएगा 150 और ये 2 0 और ये 1 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। नहीं आया समझ भाई, पहले 25 और 6 को करेंगे तो कितना आएगा 150, ये 2 0 लगा दिए और ये 1 0 लगा दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 1.5 इंटू 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होकर 0 हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। हमने क्या फाइंड करा है, वाटर ओवरफ्लो, ठीक है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम का पानी बाहर जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट करें, इसके बाद हमको सेकंड केस देखना है, चलिए तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमको एक बात का ध्यान रखना था कि हमें यहाँ पर ग्लास का जो बॉटल का जो एक्सपांशन था उसको नेग्लेक्ट करना था। चलिए अब हम देखते हैं आगे, अब अगला करना है द एक्सपांशन ऑफ बॉटल इज इंक्लूडेड। अब वो कह रहे हैं कि इस बार हमको जो ग्लास का एक्सपांशन है उसको रखना है, कितना ग्लास का एक्सपांशन हुआ उसको हटाना नहीं है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ तक तो बिल्कुल वही कहानी होगी, इसको मैं यहाँ तक हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो वही कहानी होगी। क्या कहानी होगी कि भाई सब कुछ वही गिवन डेटा, वाटर ओवरफ्लो कितना हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास बॉटल, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वाटर का ओवरफ्लो माइनस ये ग्लास बॉटल का। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वाटर ओवरफ्लो, ठीक है ना। ये केस कौन सा है, व्हेन एक्सपांशन ऑफ बॉटल, ये कौन सा केस है, व्हेन एक्सपांशन ऑफ बॉटल इज इंक्लूडेड, तो ये कितना हो जाएगा, वाटर ओवरफ्लो इक्वल्स टू V0 कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 प्लस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इंटू डेल्टा टी -1 माइनस वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी।
1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको V0, ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गामा और वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ग्लास, और ये टेम्परेचर डेल्टा टी बाहर आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब मैं ये क्वेश्चन रब कर रहा हूँ ऊपर का, क्योंकि हमें थोड़ा सा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बस यही हमें निकालना है, इसका एक्सपेंशन निकालना है वाटर फ्लो का, जब बॉटल का भी एक्सपेंशन हम इंक्लूड कर लेते हैं तब। चल, इतनी जगह तो हमें सफिशिएंट रहेगी। अब देखिए बात को ध्यान समझिए, अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। क्या हमारे पास वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम बिल्कुल है, 250 है, ठीक है। क्या हमारे पास वाटर का वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है? अरे मैंने रब कर दिया गया। वाटर का वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट, वाटर का वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हमारे पास में है? हमारे पास है 60 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारे पास बीटा दे रखा था, बीटा दे रखा था, वो कितना दे रखा है? 1.2 इंटू 10⁻5 पर केल्विन। अब देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि सर ये सेल्सियस में, ये केल्विन में है। सेल्सियस और केल्विन का जो मेजरमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो बिल्कुल इक्वल लेंथ का होता है। तो आप सेल्सियस लिखें या केल्विन लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं एग्जाम में ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तो आपको पता ही था। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये हमको पता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पता है हमको T, और वाटर का भी वॉल्यूमेट्रिक पता है। लेकिन हमें क्या ग्लास का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन पता है? नहीं पता है। हमें तो एरियल एक्सपांशन पता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूमेट्रिक में क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है 2/3 का। कल भी मैंने बताया था आपको कि अल्फ़ा, बीटा और गामा, इसमें क्या रिलेशन होता है? 1, 2 और 3 का। अब इसमें हमें जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हम जैसे इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो हमें बीटा दे रखा है, तो गामा क्या मिल जाएगा? गामा मिल जाएगा 3/2 इंटू बीटा। क्या मिल जाएगा? 3/2 इंटू बीटा। इसको यहाँ पे कर भी देता हूँ मैं। तो 3/2 इंटू बीटा, बीटा कितना दे रखा है? 1.2 इंटू 10⁻⁵। 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁵। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है ना। ये आपको मिल गई वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू। कितनी मिल गई? 1.8 इंटू 10⁻⁵। ये वैल्यू किसकी आ गई? गामा की, गामा ऑफ वाटर, ठीक है। बस अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें सारी। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 250, ठीक है। और वाटर का जो कोफिशिएंट कितना बताया था? वो था 60 इंटू 10⁻⁵, माइनस वॉल्यूम इसका कितना है? 1.8 इंटू 10⁻⁵, और इंटू चेंज इन टेम्परेचर वो कितना है? 10। कितना है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 250। यहाँ से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 58.2, है ना। 60 में से इसको माइनस करेंगे तो 58.2, और 10⁻⁵ को आपने बाहर ले लिया कॉमन, और ये यहाँ पर ये 10। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 250। अच्छा ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको ज़रा आप मल्टीप्लाई कर लें। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 250 इंटू 58.2 को, कितना मिल रहा है? ये 0, ये 10 कैरी 1 5, ये कितना हो रहा है? 0, 8 5 40, 0 4, 8 2 16, 16 4 20, और ये कितना हो जाएगा? 0 5 5 25, 2 10 और 2 12। तो ये हो जाएगा 0 0 5 5 4 1। तो 1 तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो ये कितना आ रहा है? 14550.0 इतना लिख देता हूँ, इंटू 10⁻⁻⁴, इंटू 10⁻⁻ कितना आ रहा है? -4। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ये हम फाइंड कर रहे हैं वाटर ओवरफ्लो, ठीक है ना। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? वाटर ओवरफ्लो, वाटर ओवरफ्लो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.4 1 2 3 4 550 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। ये दोनों बेस सेम है तो पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर कितना जाएगा? 1.455 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम बाहर जाएगा, ओवरफ्लो होगा वाटर का, अगर हम बॉटल का भी एक्सपेंशन इंक्लूड करते हैं तो ये था बेटा आज का लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।